हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है। आज हम नई शिक्षा नीति 2020 का अध्ययन करेंगे। नई शिक्षा नीति बुधवार 29 जुलाई को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी। 29 जुलाई वास्तव में हमारे देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन रहा। भारत सरकार का यह एक ऐतिहासिक नीतिगत निर्णय है जिसमें भारत के समस्त जनता का ज़रूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। आज का दौर शिक्षा नीति 2020 में किए गए बदलाव पर चर्चा का है, इसलिए मैं कुछ चर्चा करने के लिए आपके सामने आया हूँ। आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या शामिल किया गया, क्या हटाया गया, किसे बदला गया, आज ही तथ्यों पर मैं चर्चा करूँगा। सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लाई है। इसके पहले के इतिहास में यदि जाएँ तो ये स्वतंत्र भारत की तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। सबसे पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी 1968 में और दूसरी आई थी 1986 में। तो वास्तव में 2020 की जो नई शिक्षा नीति है वो 1986 के स्थान पर उसको लाया गया है। इसके निर्माता इसरो के वैज्ञानिक महान शिक्षाविद के कस्तूरी रंगन एवं उनके सहयोगी रहे हैं। नई शिक्षा नीति में सबसे प्रमुख बदलाव किया गया है जीडीपी का। ये जीडीपी जो पहले 4.43% शिक्षा पर खर्च होता था उसे बढ़ाकर 6% कर दिया गया है। और इसके सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पे आता है MHRD मानव विकास संसाधन मंत्रालय जो है उसका नाम अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, जिसका उद्देश्य शिक्षा और सीखने पर अधिक बल देना है। शिक्षा और सीखने का अर्थात है एजुकेशन एंड लर्निंग। और इस शिक्षा नीति के निर्माण करने में 5 तत्वों को या 5 स्तंभ इसके माने जा सकते हैं जिस पे विशेष ध्यान दिया गया है, जिसमें सबसे पहला आता है एसेस का अर्थ है सभी तक पहुंच। नई शिक्षा नीति में यह प्रयास किया गया है कि सभी तक शिक्षा पहुंच सके और सभी शिक्षा के लिए अपने आप को योग्य समझ सके और आगे बढ़ सके। दूसरा इसके स्तंभ है इक्विटी अर्थात भागीदारी। समस्त देश के समस्त जनता की भागीदारी इस नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा के लिए होनी चाहिए, यह प्रयास किया गया है। तीसरा इसके स्तंभ है क्वालिटी का अर्थात गुणवत्ता, अर्थात अपने देश के शिक्षा के गुणवत्ता को बढ़ाने का प्रयास इसके तहत किया गया है। चौथा इसका स्तंभ है अफोर्डेबिलिटी, जिसका अर्थ है सामर्थ्यता। देश के समस्त जनता, समस्त छात्र छात्राओं को सामर्थ्य बनाने का प्रयास इस नई शिक्षा नीति में की गई है। और पांचवा इसके जो सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है वह है अकाउंटेबिलिटी, जिसका अर्थ है जवाबदेही, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा मिले इसकी जवाबदारी पूरे देश के सभी को रहेगी, चाहे वो जनता रहे, चाहे उस जनता के प्रतिनिधि रहे, सभी को इसकी जवाबदेही दी गई है। अब हम इस शिक्षा नीति के कुछ प्रमुख बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। उसमें सबसे पहली बिंदु है स्कूल में 10-2 के स्थान पर 5-3-3-4 फॉर्मेट को लागू करना। तो ये क्या है, इसको जानने के लिए थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। अभी तक जो स्कूल में जो 10-2 पद्धति थी उसमें 10वीं के बाद कोई भी बालक अपना विषय का चयन करता था और 2 साल उसको पढ़ता था, उसके बाद वो उच्च शिक्षा के लिए चला जाता था। लेकिन अब इस प्रक्रिया को बदल दिया गया है। अब 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए एक विशेष पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा जिसको नाम दिया गया है ECCE, जिसका फुल फॉर्म है अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। इसको हिंदी में कह सकते हैं प्रारंभिक बाल्यकाल शिक्षा पाठ्यक्रम। इस पाठ्यक्रम को बनाने का कार्य NCERT को सौंपा गया है। यह 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए रहेगा और इसे शिक्षा देने का दायित्व आंगनबाड़ी और स्कूल को दिया गया है। उसके बाद कक्षा दूसरी के बाद बालक 3 वर्ष की शिक्षा लेगा, वो है तीसरी, चौथी, 5वीं तक। 5वीं के बाद अगला जो 3 है वो है 6 to 8, 8वीं तक के लिए। 8वीं के बाद जब बालक 9वीं कक्षा में पहुंचेगा तब उसको विषय चयन करने की छूट दी गई है। जो पहले 10वीं के बाद था उसे अब 8वीं के बाद
विषय चयन करने की छूट दी गई है। और इस प्रकार से 12वीं तक कोई भी बालक 15 वर्ष पढ़ाई करने के बाद ही 12वीं तक पहुंच सकता है। और इसमें यदि विशेष बातों को देखें तो एक है, साइंस या गणित के साथ किसी भी बच्चे को फैशन डिजाइनिंग जैसे कोर्स पढ़ने की भी छूट इसमें दी जाएगी। दूसरा बिंदु है 6वीं से व्यावसायिक शिक्षा। 6वीं से प्रत्येक बच्चों को प्रोफेशनल ऑफ स्किल की शिक्षा दी जाएगी ताकि वो व्यवसाय के संबंध में अपनी जानकारी को मजबूत कर सके। तीसरे बिंदु में है बोर्ड परीक्षा का सरलीकरण। बोर्ड परीक्षा 5वीं और 8वीं तो होंगे, लेकिन 10वीं और 12वीं के जो बोर्ड परीक्षा है उसका सरलीकरण किया गया है। उसमें ये कहा गया है कि साल में 2 बार परीक्षा हो। परीक्षा के 2 भाग हों, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। और परीक्षा होने की जो प्रक्रिया है वो वार्षिक, सेमेस्टर और मॉड्यूलर बोर्ड आदि परीक्षाएं की तरह माध्यम से परीक्षाएं संचालित हो। अगले बिंदु में है 5वीं तक मातृभाषा में शिक्षा। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत विविधताओं का देश है। यहाँ अलग अलग बोली भाषाओं से पूरे राज्य घिरे हुए हैं। इसके लिए यह नियम बनाया गया है कि 5वीं तक प्रत्येक बच्चा अपने मातृभाषा में शिक्षा ले सकता है। अगले पॉइंट में है बच्चों के उपलब्धि आकलन के स्तर। इसके लिए 3 स्तर तय किए गए हैं। पहला स्तर है स्वयं छात्र अपना आकलन करे, दूसरा उसका मित्र मंडली और तीसरे उसके शिक्षक। अगले पॉइंट में है स्नातक में 3 से 4 वर्ष की पढ़ाई करने के बाद ही डिग्री दी जाएगी। मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा। इसमें यह कहा गया है कि यदि कोई बालक स्नातक के पहले वर्ष की पढ़ाई पूरी करता है तो उसे सर्टिफिकेट दी जाएगी। 2 वर्ष की पढ़ाई पूरी करता है तो उसे डिप्लोमा दी जाएगी। और यदि वो 3 से 4 वर्ष की पढ़ाई पूरी करेगा तब उसको डिग्री की पात्रता होगी। अगला महत्वपूर्ण बिंदु में है एमफिल को समाप्त करना। पहले एमफिल करने के बाद ही पीएचडी की पात्रता होती थी, लेकिन उसे अब बदलकर पीजी के बाद सीधा पीएचडी करने की पात्रता मिल जाएगी। अगले बिंदु में है यूजीसी, एनसीटीई, एआईसीटीई आदि को समाप्त कर दिया गया है और इसके स्थान पर एक रेगुलेटरी बॉडी का निर्माण किया जाएगा जो उस पर नियंत्रण करेगी। 9वें पॉइंट में है उच्च शिक्षा जो प्रवेश होता है। उच्च शिक्षा का जो प्रवेश है उसके लिए अब पूरे देश में एक कॉमन एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम लेने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को दी जाएगी और उसके तहत ही परीक्षा ली जाएगी और एडमिशन दिया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण है 10वां पॉइंट। अभी हम वैश्विक महामारी से गुजर रहे हैं, पूरा देश इसके चपेट में है, शिक्षा व्यवस्था लगभग चरमरा गई है। ऐसी भविष्य में कोई स्थितियां आए उससे निपटने के लिए इस शिक्षा नीति में ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है और इसके लिए पूरे स्कूल में विशेष प्रयास किए जाएंगे ताकि बालक ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा पर अपना ध्यान केंद्रित कर सके और अपना शिक्षा विशेष तौर पर अर्जित कर सके। इसके 11वां पॉइंट है कला, संगीत, खेल, शिल्प, योग, सामुदायिक सेवा। ये जो होते थे पहले इसको विषय को अतिरिक्त विषय के रूप में रखा जाता था, लेकिन अब इसे पाठ्यक्रम में सीधे तौर पर शामिल किया जाएगा और इसे सहायक पाठ्यक्रम या अतिरिक्त पाठ्यक्रम को जो दर्जा दिया जाता था वो दर्जा यहाँ पे समाप्त कर दिया जाएगा। 12वां पॉइंट है बाल भवन। बाल भवन का अर्थ यहाँ पे है कि प्रत्येक जिला में कला, कैरियर, खेल आदि गतिविधियों के लिए एक बाल भवन स्थापित किया जाएगा ताकि बच्चा अपना कला को, कैरियर को और खेल गतिविधियों को आगे बढ़ाने में सक्षम हो सके। इसके 13वें पॉइंट में है त्रिभाषा फार्मूला। वास्तव में त्रिभाषा फार्मूला 1968 के राष्ट्रीय शिक्षा नीति से आई है। त्रिभाषा में जो पहली भाषा है वो तो मातृभाषा है, दूसरी भाषा है राष्ट्रीय भाषा और तीसरी भाषा है आधुनिक यूरोपीय भाषा। तो इसमें त्रिभाषा में कोई भी बालक अपनी मातृभाषा, दूसरा राष्ट्रीय भाषा अर्थात हिंदी और तीसरा आधुनिक यूरोपीय भाषा अर्थात अंग्रेजी का अध्ययन करेगा।
ये त्रिभाषा फार्मूला को लागू किया गया है। इसके 14वां बिंदु है विदेशी विश्वविद्यालय के कैंपस। भारत के जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं वे विदेश में जाकर अपने कैंपस खोलेंगे और विदेश के जो अच्छे यूनिवर्सिटी हैं उन्हें भारत में विश्वविद्यालय के कैंपस खोलने की अनुमति दी जाएगी। इससे सबसे प्रमुख जो लाभ होगा वो होगा पलायन का। जो बच्चे जो हैं यहाँ से विदेश जाके पढ़ के वहीं जाके बस जाते हैं, उस सब पर लगाम लगाने की कोशिश की गई है। 15वां पॉइंट है बीएड 4 वर्ष का। तो बीएड 4 वर्ष का होगा और शिक्षा नीति में तो ये भी कहा गया है कि 2030 के बाद जो भी टीचर बनेंगे उसकी न्यूनतम योग्यता ही बीएड होगी। लेकिन अभी बीएड में ये कहा गया है कि कोई स्नातक के बाद यदि बीएड करता है तो 2 वर्ष का होगा, और कोई एमए या पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद बीएड करेगा तो वो 1 वर्ष का होगा, और इंटर अर्थात 12वीं के बाद कोई बीएड करेगा उसके लिए पाठ्यक्रम 4 वर्ष का होगा। 16वां इसका पॉइंट है शिक्षक और छात्र का अनुपात। जो पहले 1:40 था उसे घटा के एक शिक्षक के ऊपर 30 बच्चों को रखा गया है, और कोशिश ये किया जाएगा कि यदि यहाँ पे शिक्षक की कमी है तो वहाँ पे शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। लेकिन शिक्षक की जो भी नियुक्ति होगी अब वह रेगुलर शिक्षक के रूप में ही होगी। 17वां पॉइंट है 100% नामांकन का लक्ष्य, अर्थात इसके तहत ये कहा गया है कि प्रत्येक बच्चों को स्कूल में एडमिशन दिया जाएगा, उसका स्कूल में नामांकन किया जाएगा और उसको शिक्षा देने का प्रयास किया जाएगा। 18वां पॉइंट है मध्याह्न भोजन के साथ पौष्टिक नाश्ता भी दिया जाएगा, ताकि बच्चे स्वस्थ रहें, और शारीरिक और मानसिक तौर पे स्वस्थ रहेंगे तो निश्चित तौर पे वो अच्छी शिक्षा लेने के लिए अपने आप को सक्षम बना पाएंगे। 19वां इसका पॉइंट है गैर शैक्षणिक कार्य से मुक्ति। किसी भी शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्य से मुक्त रखा जाएगा, केवल चुनाव के कार्य में उसको सम्मिलित किया जाएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण है किसी भी शिक्षक के लिए। अभी तक जो होता आया है, हर प्रकार के गतिविधियों में जो शिक्षक को शामिल किया जाता था उससे शिक्षकों को मुक्ति मिल जाएगी। अब शिक्षकों को केवल चुनाव के कार्य ही संपादित करने होंगे, बाकी गैर शैक्षणिक कार्य से उनको मुक्ति मिल जाएगी। इसका 20वां बिंदु है स्कूली शिक्षा उच्च शिक्षा के साथ कृषि, कानून, चिकित्सा, तकनीकी जैसे विषय हैं उनको भी इसके दायरे में रखा गया है, और उसके लिए भी विशेष प्रयास किए जाएंगे। केवल स्कूली शिक्षा उच्च शिक्षा नहीं, बल्कि कृषि, कानून, चिकित्सा, तकनीकी जैसे जो भी विषय हैं सभी को एक साथ उसको आगे बढ़ाने के लिए उसके विषय को और उसके पाठ्यक्रम को, उसके विश्वविद्यालय को, उसके सभी समस्त छात्र छात्राओं को लाभ देने का प्रयास किया जाएगा। इस प्रकार से मैंने इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 20 पॉइंट निकाले थे जिससे आपको अवगत कराया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।